गुड मॉर्निंग क्लास 7। हाँ, वापस शुरू करते हैं अपना सेम टॉपिक्स जो हम चल रहे थे। हमने लास्ट टॉपिक जो हमने शुरू किया था सोर्सेज डिस्कस कर लिया था, तो आज वहीं से शुरू करते हैं हमारा और आगे बढ़ते हैं न्यू टॉपिक्स में। ना सोर्सेज हमने क्या देखा था सोर्सेज में कि सोर्सेज किसे कहते हैं, जहाँ पे जिसके थ्रू हिस्टोरियंस को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी पास्ट के बारे में उसे सोर्सेज कहा गया था। सोर्सेज एक्चुअली जो थी एक अकेला नहीं था, देयर आर डिफरेंट मेनी थिंग्स। जैसे यहाँ पे आर्कियोलॉजी हो गया, ठीक है, जिस तरह से बोन्स हो गए, रिटन लिटरेचर्स हो गया, फिर मोनूमेंट्स हो गए, तो ये ऑल टुगेदर वी आर कॉल्ड एज सोर्सेज। तो यहाँ पर हम देखेंगे सोर्सेज जो था जिसके थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट ने रिकन्स्ट्रक्ट किया, मतलब बिट बाय बिट उन्होंने एक एक कड़ी जोड़ी, कनेक्ट किया। कनेक्ट करते हुए इवेंट्स को जो उन्होंने कनेक्ट किया, हर इवेंट्स के साथ उन्होंने फर्स्ट को, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, इस तरह से फोर्थ, तो ये कनेक्ट करते गए और एक अच्छा खासा हिस्ट्री जो था कंस्ट्रक्ट शुरू होने लगी। पास्ट हमारे कि क्या थे हमारे पास्ट में वो हमें सही से क्लियर पता चलने लगा। सो दे आर मैनी लिटरेचर सोर्सेज। जैसे हमने देखा कि मिडिवल पीरियड में जो था, मिडिवल पीरियड में ही जो रिटन हमें जो मिली, रिटन सोर्सेज जो हमें मिली वो कब से मिली हमें, वो अवेलेबल हुई ओनली फ्रॉम द मिडिल पीरियड। क्योंकि एंशियंट पीरियड में जो था, एंशियंट पीरियड में रिटन जो थी, रिटन वाली कुछ भी चीज़ें नहीं मिली थी आर्कियोलॉजिस्ट को या ना ही हिस्टोरियंस को। तो ये रिटन चीज़ें नहीं थी एंशियंट टाइम में, लेकिन ये अवेलेबल कब हुई, ये अवेलेबल हुई थी मिडिवल पीरियड में। तो इसीलिए वो इनके लिए इजी हो गया रिकॉर्ड फाइंड आउट करना। लेकिन साथ साथ इसमें लिमिटेशंस भी देखा हमने। लिमिटेशंस क्या थी कि लिटरेसी सोर्सेज जो था वो मेनली किसके बारे में लिखा जा रहा था, एम्परर के बारे में, मतलब किंग्स के बारे में, हाउ द किंग्स लिव देयर लाइफ्स, उनके वॉर के बारे में, उनकी बैटल्स के बारे में, उनके मतलब जो हो गया कि व्हेन ही गेट बीन मैरिड, हाउ मनी चिल्ड्रंस ही हैव, तो उसके लाइफ स्टाइल्स के बारे में, जो लाइफ स्टाइल था उनका, उनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें जो थी कॉमन पीपल्स के बारे में नहीं था। वेरी लिटिल और नो रेफरेंस कुड बी फाउंड फॉर द कॉमन पीपल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो लिखने वाले थे, मैं बार बार बता रही हूँ, जो जिसे हैंड जो भी मिली हमें उस समय, वो मैन्युस्क्रिप्ट थी। मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, वापस रिपीट कर रही हूँ, मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, वो हैंड रिटन है। वो हैंड रिटन चीज़ें, मतलब हाथों से लिखी गई किताबें। अभी किताबें लिखने वाले को क्या बोला जाता था, स्क्राइब्स, ठीक है, इसे स्क्राइब्स के नाम से बोला गया। लेकिन अब ये जो स्क्राइब्स थे, इसे क्योंकि ये जॉब कर रहे हैं, मतलब इनको अपॉइंट करना पड़ेगा, इसको आपको रखना पड़ेगा। फिर आपने इसको रखा अपने कामों के लिए, आपने क्या काम दिया, इसको लिखने का, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा इसको। तो ये पेमेंट सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले ही कर सकते। तो इसीलिए जो किंग थे उन्हें वो हायर करते थे या फिर रिच पीपल हायर करते थे। तो कॉमन पीपल्स के बारे में कुछ भी जो मेन था वो हमें इतना ज़्यादा पता नहीं चला, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड लिटरेचर टेक्स्ट वे रिटन बाय हैंड, जैसे अभी हमने पढ़ा तो वो हैंड रिटन था। द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग कॉपी, धीरे धीरे कॉपी, उनकी कॉपी बनाने लगे एग्जिस्ट। अभी शुरुआत हुई कि जो मेन कॉपी, ठीक है ना, ओरिजिनल कॉपी मान लेते हैं हम लोग कि ओरिजिनल कॉपी है। जैसे आप लोग ज़ेरॉक्स करते हो, ठीक है, किसी की चीज़ों की कॉपी की ज़ेरॉक्स कर ली। अब ओरिजिनल कॉपी से अगर हमने एक कॉपी निकाली, फिर उसकी दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, धीरे धीरे अभी ऐसा हो जाएगा कि ओरिजिनल कॉपी मिक्स हो जाएगा कहीं पर ही, तो इनमें से ओरिजिनल कौन है ये नहीं पता चलेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ तो हमने ज़ेरॉक्स किया था, लेकिन यहाँ ज़ेरॉक्स की बात नहीं थी, ये हैंड रिटन थी, ये रिटन है, खुद से लिखना। मतलब आप जैसे अपने दोस्तों की कॉपी से लिखते हो, अगर उसकी कोई वर्ड समझ में नहीं आई तो आपने क्या किया, उसकी वर्ड्स अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो आपने क्या किया, कुछ वहाँ अलग से अपना वर्ड्स डाल दिया, कुछ डिफरेंट वर्ड्स डाल दिया, ठीक है। जैसे ए, आप वहाँ ए लिखा था, आपको समझ में नहीं है, आपने ओ डाल दिया, तो वर्ड मीनिंग क्या हो गई, चेंज हो गई यहाँ पे पूरी की पूरी। तो इसी तरह से धीरे धीरे गया कि जैसे कॉपी करने लगे तो उनके जो थे कंटेंट, जो मेन था उनका ना कॉपी करने का, ओरिजिनल टेक्स्ट से वो धीरे धीरे अलग होने लगी। तो ये प्रॉब्लम देखा गया, ये शुरुआत हुई इनके अंदर, मीनिंग थी चेंज हो गया टोटली। डिस्पाइट दिस ड्रॉबैक, तो ये हमारा क्या था, एक बहुत बड़ा कमी था। क्यों था भाई कमी? क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्ट जो उनकी लोगों की राइटिंग अलग अलग होती है, कुछ कर्सिव होती है जो, और कुछ ऐसी होती है कि एक के साथ दूसरा इस तरह से मिला के लिखे। तो ये सोच लो कि क्या है,
समझ में नहीं आएगा, बहुतों को समझ में आएगा, बहुतों को नहीं आएगा। तो इसी तरह से वो फिर क्या करेंगे, वो अपने अंदाजे में कुछ भी डालेंगे। तो इसी तरह से ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है लिटरेसी सोर्सेज। अब लिटरेसी सोर्स में क्या था, द लिटरेचर अवेलेबल फॉर दिस पीरियड, जो भी हमें लिखित मिला, जो भी, तो वो इस पीरियड में जो भी था वो क्या था, इसके अंदर क्या बोला, क्रॉनिक इंक्लूड्स क्रॉनिक्स। यहाँ पे क्रॉनिक्स मीन्स जो हिस्ट्री लिखी, जिसके बारे में, किसके बारे में लिखा गया, मेनली किंग्स के बारे में लिखा गया, रिच पीपल्स के बारे में लिखा गया, और सीक्वेंस वाइज लिखा गया। सीक्वेंस वन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इवेंट वाइज कि पहला इवेंट ये था, दूसरा इवेंट ये था, तो क्रॉनिक्स ये लिखा गया था। ठीक है, जिसके बारे में, अब किसके किसके बारे में लिखा गया था, ये ट्रैवलर्स की, कौन से ट्रैवलर्स कितने पीरियड, कौन से समय में आया, उसकी रिकॉर्ड रखी गई, कौन से राजा के समय में कौन सा उनके पास थे, टीचिंग क्या थी, वो क्या पढ़ाते, कौन से मतलब उनको ज्ञान दिया गया, टीचर्स कौन थे, उनके लीडर्स, रिलीजियस लीडर मतलब धार्मिक गुरु कौन थे, ये चीज़ों के ऊपर लिखा गया, शुरुआत की। क्रॉनिक्स में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि क्रॉनिक्स में क्या बताया गया है कि द प्रोसीडिंग्स ऑफ द किंग्स कोर्ट वेयर मेटिकुलसली मेंटेन बाय ईच रूलर्स, की प्रोसीडिंग जो कोर्ट में जैसे सभा बैठा गया, राज्यसभा होता है, इस तरह से किंग की जो उसकी सभा होती थी, जहाँ पे लोग जाते थे, डिस्कस करते थे प्रॉब्लम, सब कुछ, वो चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा मेटिकुलसली मीन्स बहुत डिटेल्स में उसके बारे में डिस्कस करना, सही से पता करना क्या हुआ, मेंटेन, तो इन सब चीज़ों के बारे में इतनी माइन्यूटली उसकी डिटेल्स को रखा गया, उसकी रिकॉर्ड्स रखी गई। इनफैक्ट रॉयल कोर्ट अपॉइंट्स, तो इसे करने के लिए, लिखने के लिए, तो उन्होंने किसको अपॉइंट किया, क्रॉनिकलर्स को, कि ये काम कौन करेगा, किसी एक बंदे को अपॉइंट करते तो ये बंदा क्या काम करेगा, इस चीज़ों को ही लिखेगा, इसकी क्रॉनिक्स बनाएगा, डिटेल्स मेंटेन करेगा। तो इसी तरह से क्रॉनिकल्स को अपॉइंट किया गया क्रॉनिक्स लिखने के लिए। टू डॉक्यूमेंट्स द डेली प्रोसीडिंग्स इन द किंग कोर्ट, तो वो क्या करेंगे, डेली बेसिस में राजा ने क्या डिसीजन लिया, क्या आदेश दिया, तो उसी तरह से डेली बेस पे रिकॉर्ड्स शुरुआत हो गई और डॉक्यूमेंट्स बनना शुरू किया। तो दिस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस, तो यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है कि इसी डॉक्यूमेंटेशंस को, जो जिस तरह से किंग ने कहा, दिस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस इज़ नोन एज क्रॉनिकल्स। तो इसी तरह डेली जो काम हुआ, डेली किंग ने जो डिटेल्स में दिया, आदेश दिया, तो इसी को वो कलेक्ट करते गए, लिखते गए, इसी को गया क्रॉनिक्स। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम देखेंगे मिनाज सिराज, ये जो थे, मिनार सिराज थे, उन्होंने क्या लिखा, इन्होंने एक क्रॉनिक्स लिखी। ठीक है, तो ये क्रॉनिकल्स थे, इन्होंने क्रॉनिक्स लिखी, इन्होंने लिखा, क्या लिखा, तबाकत इस नासिरी विच इज़ डेडिकेटेड टू, तो ये किसके बारे में था, नसरुद्दीन मोहम्मद। तो ये पूरी की पूरी तबाकत इस, इसको कैसे बोलेंगे, तबाकत इस नसरी, मतलब नसरुद्दीन मोहम्मद के बारे में उन्होंने क्या क्या काम किया उसके बारे में लिखी गई कहानी, ये किताब थी, और उसके अंदर डिटेल्स पूरा का पूरा लिखा था। और ये कौन था, नसरुद्दीन मोहम्मद, ये किंग थे, कहाँ के थे, दिल्ली सल्तनत के। तो तबाकत इस नसरी गिव्स अ फर्स्ट हैंड, तो ये एक पहला किताब था फर्स्ट हैंड, जहाँ पे एक फर्स्ट हैंड अकाउंट हिस्ट्री के लिए, एक बहुत बड़ा अकाउंट, मतलब एक राजा के बारे में पूरा का पूरा इवेंट, कि वो राजा स्टार्टिंग से, शुरुआत से उन्होंने कितना सारा काम किया, कितनी लड़ाई लड़ी, क्या किया, सब कुछ उन्होंने इस क्रॉनिक्स में उसे मेंटेन किया और उससे बनाया। ठीक है, तो इसी तरह से साथ साथ उन्होंने ये भी मेंटेन किया कि इवन स्टार्टिंग फ्रॉम द कंक्वेस्ट ऑफ दिल्ली बाय मोहम्मद गौरी, तो इन्होंने शुरुआत कब से की कि मोहम्मद गौरी जो था इन्वेडर, जो ये हमेशा बार बार इंडिया में बहुत बार इन्होंने मान लो 16-18 जो है ना, मोर देन 18 टाइम्स इन्होंने इंडिया में मोहम्मद गौरी एंटर हुआ और इंडिया को लूटा। मतलब ये हमेशा आते थे और यहाँ से खजाना लेके जाते थे। तो उस समय से यहाँ पर मोहम्मद गौरी के समय से ये क्रॉनिक्स स्टार्टिंग से कि दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद गौरी ने बहुत बड़ा आक्रमण किया, उस समय से उन्होंने इस क्रॉनिक्स के अंदर इसके बारे में लिखा। फिर उन्होंने एक और चीज़ है, दूसरी क्रॉनिक्स ने क्या लिखा, तारिक फ़िरोज़ शाही,
ये तारीख़ फ़िरोज़ शाही अभी किसके बारे में लिखा था? फ़िरोज़ शाह के बारे में लिखा था। अब फ़िरोज़ शाह ने भी कितना रूल, कब से उन्होंने रूल किया, क्या क्या चीज़ें की, तो ये चीज़ें भी लिखी गई थी। ये किसने लिखा? ये क्रॉनिक्स कौन था? ज़ियाउद्दीन बरानी। तो इसी तरह से क्रॉनिक्स जो है लिखना शुरुआत हो गई थी। इतना ही नहीं, किसी ने बायोग्राफ़ी भी लिखी गई थी। ऑटोबायोग्राफ़ी जो हम खुद अपने बारे में लिखते हैं, बायोग्राफ़ी जो होती है वो भी वैसे ही है, लेकिन कोई और लिखता है। तो यहाँ पर देखा गया द मुगल पीरियड अ वास्ट फाउंड ऑफ सोर्सेज सच एज अकबरनामा एंड अनई अकबरी। तो ये लिखी गई थी, किसने लिखा था? ये अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है ना। अकबरनामा है, अनई अकबरी, ये जो थे ये लिखा गया था अब्दुल फजल ने। उसके बाद चंद बरदई, उसके बाद आया चंद बरदई। चंद बरदई था, इन्होंने भी लिखा किसके बारे में? इन्होंने पृथ्वीराज के बारे में लिखा। उस बुक का नाम रखा, या फिर क्रॉनिक्स मान लो, पृथ्वीराज रासो। तो ये किसके बारे में था? पृथ्वीराज के बारे में था, ठीक है। उसकी पूरी लाइफ के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से, तो ये कहा जाता है, ये बायोग्राफी हो गई उसकी। बाबर ऑल्सो रोट हिज, तो यहाँ पे बायोग्राफी देखा गया। तो अभी हमने बताया था बायोग्राफी मतलब कोई किसी के बारे में, उसकी पूरी लाइफ के बारे में लिखता है तो वो बायोग्राफी हो गया। लेकिन ऑटो में खुद, तो यहाँ पे हम अगर अपने बारे में लिखते हैं, खुद ही स्वयं लिखते हैं, तो वो हमारा ऑटोबायोग्राफी हो जाता है। इसी तरह से बाबर ने भी स्वयं खुद लिखे थे उसने ऑटोबायोग्राफी। दैट वाज कॉल्ड, वो कौन सा था, क्या नाम था उसका? तारुके बाबरी, ठीक है ना। तो बाबरनामा, इस तरह से। इनफैक्ट बाबर एंड जहांगीर वर द ओनली टू मुगल एम्परर हु रोट देयर ऑटोबायोग्राफी। तो ये देखा जाए कि बहुत क्या चीज़ है, अच्छी बात है कि ये दो रूलर्स थे। कौन था पहला वाला? बाबर एंड जहांगीर। ये दो ऐसे मुगल्स थे, टू मुगल्स एम्परर मतलब जो साम्राज्य इन्होंने बनाई थी, छोटा मोटा नहीं था, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था, इसलिए वो एम्परर। ये दो ऐसे एम्परर था जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद ही लिखी थी, ठीक है। तो जहांगीर ऑटोबायोग्राफी को क्या नाम दिया गया? तारुज़ की जहांगीरी, ठीक है। तो इसी तरह से ये दो उन्होंने। फिर आते फॉरेन अकाउंट्स। तो ये रिटन अगर हमें नहीं मिलता, अगर ये लोगों ने नहीं लिखा होता, सोच लो, ये रिटन डॉक्यूमेंट्स अगर इन्होंने नहीं लिखा होता तो हमें जहांगीर के बारे में उतना नहीं पता चलता, बाबर के बारे में नहीं पता चलता, पृथ्वीराज रासो अगर चंद बरदई ने नहीं लिखा होता तो उसके बारे में नहीं पता चलता, अबुल फजल ने अगर नहीं लिखा होता बाबर के बारे में तो हमें नहीं पता चलता। तो ये रिटन डॉक्यूमेंट्स जो है, और ये मोस्टली किसने अपॉइंट किया था? किंग्स ने। और किंग्स कहाँ इसको अपॉइंट करते थे? कोर्ट में। अब ये नहीं जहाँ पे कोर्ट में होता, ये वैसा कोर्ट नहीं जहाँ पे आज कोर्ट जाते हो, जैसे वहाँ पे पनिशमेंट मिलती, जजमेंट होता है, ये वैसा कोर्ट नहीं था। ये वैसा कोर्ट था जहाँ पे किंग बैठते थे और प्रजा अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, वो वैसा वाला कोर्ट, ठीक है। इसके अलावा भी हमें उस समय और भी लोगों ने लिटरेचर्स लिखी थी, वो थे हमारा कौन? फॉरेन अकाउंट्स। कि उस समय इंडिया में जो लोग भी बाहर से इंडिया के अंदर आए थे, फॉरेनर्स आए थे, उन्होंने इंडिया को देखा, घूमा, और उसके बाद उन्हें जो अच्छा लगा, उन्हें लगा कि किस तरह से, तो उन्होंने उस चीज़ों को उन्होंने एक बुक्स के थ्रू उस बुक्स के अंदर मेंशन किया, ठीक है। तो मिडिवल पीरियड में हमने देखा था कि बहुत से ट्रैवलर्स आए थे, और वो ट्रैवलर्स जो थे उन्होंने ये मेंशन की थी मिडिवल पीरियड में। देयर अकाउंट गिव अस द ग्लोरियस डिटेल्स ऑफ इंडिया, और उसके थ्रू उन्होंने सचमुच इंडिया के बारे में अच्छी बातें लिखी कि इंडिया कितना डेवलप है, इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, राजा कैसे डिसीजन लेता है, ये सब चीज़ों के बारे में। द पर्शियन ट्रैवलर अल बेरूनी, ये जो आए थे इंडिया के अंदर, कब आया था वो? 11वीं सेंचुरीज में आए थे, ठीक है। विद मोहम्मद गजनी जब इंडिया में आए थे, लूट के बहुत बार गए, जैसे मैंने डिस्कस किया, तो ये उन्हीं के साथ आया था। ही रोड, अब इन्होंने क्या लिखा, जब ये आया वापस जब गए तो उन्होंने बुक्स लिखी, एंड रोड तहकीक हिंद और एन इंक्वायरी इनटू इंडियंस डिस्क्रिप्शन an inquiry into Indians describing the social and cultural settings of India। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया
तहकीक, ये एक्चुअली पर्शियन वर्ड है। तहकीक मीन्स होता है इन्वेस्टिगेट करना, उसके बारे में सर्च करना। तो यहाँ पे तहकीक हिंद मतलब यहाँ पे इंग्लिश में बता दिया गया मीनिंग एंड इंक्वायरी कि इंडिया के अंदर इंडिया की कल्चर्स कैसी है, ठीक है, उसकी कल्चर्स क्या है नहीं है, इस चीज़ों के बारे में ये चीज़ें इस तरह से उन्होंने लिखी थी। तो तहकीक हिंद जो है किसने लिखी थी? अल बरूनी ने लिखी थी, ठीक है। इसी तरह से दूसरे भी आए जो ट्रैवलर्स आए। दूसरा कौन आया? मार्को। ये जो आया ट्रैवलर द मोरक्कन, इन्होंने क्या किया? ट्रैवलर्स, ये जो द मोरक्कन ट्रैवलर्स मोरक्कन कंट्री से जो भी है एरिया से आए, उनका नाम था इब्न बतूता। ये विजिट इंडिया में कब आए? ये आया 14th सेंचुरीज़ में, और इन्होंने भी बुक लिखी। अब ये कब आए थे, किसकी पीरियड में आए थे? उस समय राजा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक उस समय रूलर थे दिल्ली सल्तनत की पीरियड में। अदर फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट इंक्लूड्स द वर्क्स ऑफ पोर्चुगीज ट्रैवलर्स डोमिंगोज पी, ये भी इंडिया के अंदर आए थे। ये कब आए थे? कृष्ण देवराया, ये इसकी पीरियड में आए थे। ये विजयनगर एम्पायर के उस समय का राजा थे वो, ठीक है, एम्पायर। एंड विलियम्स हॉक, ये भी आए थे द इंग्लिश एम्बेसडर्स एट एम्पायर जहांगीर के कोर्ट के अंदर। तो ये सारे बाहर से फॉरेनर्स इंडिया के अंदर आए थे, और इन्होंने इंडिया के बारे में जो बुक्स लिखी थी उसके बारे में भी इंडियंस को पता चला, हिस्टोरियंस को पता चला, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। अब हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पर? अब यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आ जाता है जो चीज़ें हमें ज़मीन के नीचे से मिली है। बहुत कुछ है, जैसे हमें इंस्क्रिप्शन मिली है। इंस्क्रिप्शन जो पत्थरों में खोद कर जो लिखा जाता है। कॉइन्स, उस समय राजा जो भी थे वो किस तरह से कॉइन यूज़ करते थे। घर कैसा था? मैन्युस्क्रिप्ट, स्कल्पचर्स किस तरह से उन्होंने पत्थरों को काटा था, डिज़ाइन किया था, मूर्ति बनाई थी, पेंटिंग क्या था। तो ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ किसका? ये आर्कियोलॉजिस्ट का है। तो इसी तरह से ये चीज़ों से भी मिडिवल पीरियड में जो है हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे या फिर हिस्टोरियंस थे, दे गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। तो इनके थ्रू से ही उनको ये इन्फॉर्मेशन मिला। इसके अलावा जैसे मैंने कहा इंस्क्रिप्शंस किसे कहा जा रहा था? इंस्क्रिप्शंस किसे कहा गया? इंस्क्रिप्शंस कहा गया जैसे मैंने कहा कोई हार्ड रॉक्स में किसी हार्ड सरफेस पे तो इनग्रेव मतलब उसे खोद के उसके ऊपर निशान बना के उसके ऊपर लिखा जाना। ये फिर रॉक्स हो गए या फिर मेटल्स हो गए, इसे कहा जाता है इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। फिर इज़ नोन एज, अब आता है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पे देखोगे क्या बोला जा रहा है कि द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस वाले को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। सो जो स्टडी करते हैं इंस्क्रिप्शंस को कि इसमें क्या लिखा गया है, कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी साइन है, तो इसी तरह से जो स्टडी करते हैं इसको इंस्क्रिप्शंस को, इसे एपिग्राफी के नाम से कहा गया है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि इंस्क्रिप्शंस वे इशूड बाय द रूलर। तो इंस्क्रिप्शंस क्यों किया जाता है? जैसे कोई नोटिस निकलता है, गवर्नमेंट कोई रूल्स निकालती है तो टीवी पे आ जाता है, न्यूज़पेपर पे आ जाता है। तो किंग भी थी कभी जो क्यों ऐसी चीज़ें जो जनता को पता होना चाहिए और उन्हें वो हमेशा दिखे, वो याद रखे, तो वो उस चीज़ों को वो इंस्क्राइब करते थे। वे यूज बाय द रूलर्स एंड वे केप्ट एट प्लेस दे असेबल्स टू द कॉमन पीपल, ताकि और ऐसे जगह में रखा जाता था ताकि वो सबको दिखे, कॉमन पीपल जो है उसे देखे और उसे माने। तो इसी तरह से ये चीज़ें की गई। द इन्फॉर्मेशन ऑन दिस इंस्क्रिप्शन मोस्टली इंक्लूडेड द अचीवमेंट ऑफ किंग्स। तो ये मेनली क्या चीज़ रखे थे? उनका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्डर्स हो, या फिर उन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी उस राजा के बारे में, उसने कितनी लड़ाई लड़ी और उसने कितनी जीत हासिल की, ये सारा, ताकि लोगों को अपने राजा पे गर्व हो। इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो स्टेटेड रॉयल प्रोक्लामेशंस कि उन्होंने क्या क्या जैसे वादा किया था, प्रोक्लेम किया था, मतलब कि उन्होंने कितने राज्यों के ऊपर कब्जा किया, फिर उस चीज़ों पे कितना प्रोग्रेस किया और उन्हें किस तरह से मेंटेन कर रहे, उसे निभा रहे कि नहीं निभा रहे, अच्छा काम कर रहे कि नहीं कर रहे। तो फिर इस तरह से विक्टोरियस हो गया, बैटल्स हो गए, डोनेशंस, कितना दान पुण्य करते हैं, तो अच्छी चीज़ें उसकी रिलीजियस, उसकी में डोनेशंस किसके ऊपर, धार्मिक के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं, जो स्कॉलर्स है, जो टीचर्स है, उसको पेमेंट करते हैं, कितना करते हैं। तो इसी तरह से ये चीज़ें, ताकि लोगों को समझ में आए कि राजा क्या काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है। फिर चोला इंस्क्रिप्शंस भी देखा गया, एपिग्राफी था। सोर्सेस ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे चोला वाज रियली अ वेरी पावरफुल किंगडम medieval period में। They were also writing on many historical monuments such as Red Fort,
ताजमहल एंड अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्टेड बाय राजपूत रूलर्स। तो यहाँ पे मोनूमेंट्स भी देखा गया, जो महल है, जो फोर्ट्स है, ये भी बनाया गया, जिसके थ्रू उसमें भी कुछ लिखी गई है जिससे हमें हेल्प मिलती थी, हिस्टोरियंस को हेल्प मिलती थी। फिर हम आते हैं मोनूमेंट्स। जैसे अभी हमने कहा मोनूमेंट्स में क्या क्या आ गया, मोनूमेंट्स में क्या आ गया, द आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स ऑफ द मिडिवल पीरियड हैज़ बीन ब्यूटीफुली डिस्प्लेड। इस मोनूमेंट्स के अंदर बहुत कुछ अच्छे से दिखाया गया, क्या क्या चीज़ें हुई नहीं डिस्क्राइब की गई थी। ठीक है, ताजमहल अगर आपने देखा है या फिर रेड फोर्ट देखा है तो उसको समझ में आता है कि किस तरह से उस सभी के लोगों ने इस चित्र को बनाया है और कितनी अच्छे से उसमें कुछ भी अगर है तो इंस्क्राइब भी किया गया है। फाइव इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स ऑफ मिडिवल पीरियड, रेड फोर्ट, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये चीज़ें थी। टेम्पल्स, नाउ टेम्पल्स इज ऑल्सो देयर, टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया। अगर हम टेम्पल्स को देखते हैं तो ये उससे ही पता चलता है उनका लाइफस्टाइल, उनका आर्किटेक्चर्स किस तरह से है, उन्होंने जो डिज़ाइन किया था वो डिज़ाइन किसका है, वो इंडियंस का है या फिर बाहर वाले का है। तो इसी तरह से साउथ इंडियन की जो अगर हम टेम्पल्स देखते हैं तो इसमें जो है वो टोटली इंडियन कल्चर्स रिफ्लेक्ट करती है। और रेड फोर्ट और कुतुब मीनार और ताजमहल देखते हैं तो ये इनका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो टोटली डिफरेंट है, वो टोटली अलग है। तो इसी तरह से अलग अलग तरीके से इन्होंने इस तरह से आर्किटेक्चर्स शुरुआत हुई, मोनूमेंट्स। फिर हम आएंगे इसमें हमें और क्या मिला कि जिस तरह से मैंने कहा कि ये मोनूमेंट्स जो बन रहे थे इसमें कहाँ देखा गया कि ये इस्लाम जो मुस्लिम्स इंडिया में आए और वहाँ पे इन्होंने शुरुआत की और ख़ुद की इंडियन का लाइफस्टाइल था, तो ये दोनों मिक्स हो गया, तो जिससे कहा जा रहा था इंडो इस्लामिक इन्फ्लुएंस। ये दो मिलके एक बन गया था और उसे बोला गया इंडो इस्लामिक इन्फ्लुएंस के नाम से। ठीक है, अभी हमने देखो डू यू नो में क्या लिखा, आधे दिन का झोपड़ा इज एन एंशियंट टेम्पल एंड एन संस्कृत कॉलेज दैट वाज कन्वर्टेड इनटू अ मॉस्क बाय द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक। ये एक्चुअली अजमेर में है। ठीक है, एंशियंट टाइम में बनाया गया था, इसे बाद में कन्वर्ट कर दिया गया था मॉस्क में, मस्जिद में। और किसने किया था ये, स्लेव डायनेस्टी मतलब दिल्ली सल्तनत में हुआ द रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक के थ्रू। ठीक है, बात है कॉइन्स। कॉइन्स क्या है यहाँ, कॉइन्स भी तो अब यहाँ पे जो कॉइन्स को स्टडी करते क्या बोलते हैं उसको, द पर्सन हु स्टडी कॉइन्स, कि ये कॉइन्स कब की है, हमें पता कैसे चलेगा ये कॉइन्स में ज़्यादा डिटेल्स नहीं होता है। तो इसी तरह से जो कॉइन्स जो है जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, न्यूमेस्मेटिक। इसको इस तरह से पढ़ोगे, न्यूमेस्मेटिक जो है, न्यूमेस्टिक्स कॉइन्स आर वेरी वैल्यूएबल सोर्सेज टू रिकन्स्ट्रक्ट हिस्ट्री एज दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशंस ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फेसेस। तो यहाँ पे क्या है, इससे पता क्या चलता है कि उस राज्य में अगर मान लो कोई कॉइन है, वो कॉइन गोल्ड से बना हुआ है, ठीक है, तो उससे पता चलता है वो राज्य कितना ज़्यादा पैसे वाला था जो उन्होंने कॉइन्स। तो इसी तरह से कॉइन्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्सेस कि इससे पता चलता है कि उसकी आर्थिक स्थिति उस राजा की, उस राज्य की किस तरह से थी। उसमें कुछ ऐसे भी लिखे रहते थे, रूलर्स के बारे में कुछ लिखा रहता था। तो इसी तरह से इवेंट्स, कुछ इवेंट्स के अंदर भी उसके बारे में लिख देते थे, कौन से इवेंट्स रिलीजियस के ऊपर रिफ्लेक्ट करता था। तो इसी तरह से कॉइन्स जो था ये अगेन अ मार्क, लैंडमार्क था, जिससे हमें उसके बारे में, उस राजा के बारे में कुछ ना कुछ कहीं से पता चलता था। द चेंज इन कॉइन दैट वाज विटनेस ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक रीजन्स। तो कॉइन्स के अंदर जो चेंजेस आया वो हमें दिखा था मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य के अंदर। क्यों, यहाँ पे क्या हुआ था इकोनॉमिक, क्योंकि यहाँ पे इसकी इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कॉइन्स को जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया था। तो कॉइन ऑफ वन रूलर फाउंड इट अ डिस्टिंक्ट लैंड ऑल्सो सजेस्टेड द ट्रेड कॉन्टैक्ट वन किंग माइट हैव हैड अनदर विद टू एक्सटेंट्स। नाउ द कॉइन ऑफ वन रूलर फाउंड इन अ डिस्टेंट लैंड। अब यहाँ पे जैसे ऑल्सो सजेस्ट द ट्रेड कॉन्टैक्ट वन किंगडम। अगर एक राजा दूसरे राजा, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि बिज़नेस करते हैं, इंडियन करेंसी जो है वो बाहर देशों में करेंसी उनकी अलग होती है, हमारी अलग होती है। तो उसी तरह से जो अलग अलग रूलर्स थे तो उनकी भी अलग अलग कॉइन्स थी और उसकी वैल्यू उसी तरह से अलग अलग होती थी। तो इसी तरह से मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर उनका जो कॉइन था उसकी जो वैल्यू थी उससे पता चलता, उसकी वैल्यू उतनी अच्छी नहीं थी कॉइन्स की, तो उससे पता चलता था कि उसका जो स्टेटस है उसका कितना था, उसका स्टेटस। ठीक है, अब यहाँ पे पिक्चर देखोगे, कॉइन्स की पिक्चर दी गई है, यहाँ पे कॉइन्स की पिक्चर दी गई है। जो लिखा गया वो किस में लिखा गया है, वो अरबिक्स में लिखा गया है। तो इसी तरह से हम आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट डे में हम नेक्स्ट टॉपिक्स में जाएंगे। तब टिल देन थैंक यू।